राधे राधे डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक लेक्चर हम इसका ले चुके हैं और लास्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में लास्ट लेक्चर में बातें की थी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, आज हम बातें करेंगे एटम के फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में। आप अच्छे से जानते हो बेटा कि हमारा जो एटम है उस एटम में थ्री टाइप्स के, तीन प्रकार के अपने क्या हैं, स्थायी कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। और वो फंडामेंटल पार्टिकल ही हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज की क्लास में हम इनकी डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे कि इन तीनों की डिस्कवरी कैसे हुई है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बातें कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। आइएगा, इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज की डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे। कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन बच्चों कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की है वो की है एक एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे विलियम्स क्रोक, जूलियन पिलकार और माइकल फैराडे बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इन साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। विलियम्स क्रोक, जूलियन पिलकर और फैराडे, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं कैथोड किरणें नलिका प्रयोग। कैथोड किरणें नलिका प्रयोग, इसका मतलब ये हुआ गुरुजी कोई नलिका का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम कोई ट्यूब लेंगे और ट्यूब को लेकर के हम एक एक्सपेरिमेंट यहां पर करने वाले हैं। तो बच्चों इन्होंने क्या किया बच्चों, एक ट्यूब ले लिया। ठीक है, एक क्या ले लिया बच्चों, एक ट्यूब ले लिया। एक इस तरह का इन्होंने एक ट्यूब ले लिया बच्चों। आइएगा, हम एक ट्यूब बनाते हैं। यहां पर इन्होंने ये इस तरह का यहां पर एक ट्यूब ले लिया बच्चों। ये गिलास का बना हुआ ट्यूब है और इस गिलास के बने हुए ट्यूब को हम नाम देते हैं बच्चों कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब है बच्चों ये। ठीक है, और या इसी ट्यूब को हम बेटा क्या कह देते हैं, इसी ट्यूब को अपन बोल देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब बच्चों। इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब बच्चों। ठीक है ना, कैथोड रे ट्यूब या विसर्जन नलिका, हिंदी के अंदर इसको हम विसर्जन नलिका कहते हैं। आज की जो हमारा लेक्चर है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं तो हिंदी वाले इंग्लिश को प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करते हैं, परेशानी फील करते हैं। इसलिए दोनों सेपरेट जो बैचेज है उनकी दोनों की मैं अलग अलग क्लास डालूंगा। आज की जो क्लासेज हमारी ये है एटॉमिक की, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बेटा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ले लिया बच्चों और इस ट्यूब के अंदर क्या किया इन्होंने, यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए बेटा। क्या लगा दिए, दो मेटल इलेक्ट्रोड लगा दिए गए और इन मेटल इलेक्ट्रोड्स को बच्चों कनेक्ट कर दिया गया बैटरी के साथ में। ये हमने एक बैटरी लगा दी थी। ठीक है, ये जो बैटरी हमने लगाई है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों। ये बैटरी का छोटे वाला जो मैंने बनाया है, छोटा जो डंडा बनाया है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और ये जो बड़े वाला बनाया है जी, ये कौन सा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों। नेगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ा है उसको हम कहते हैं कैथोड। इसको नाम देंगे हम कैथोड, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। सेकंड जो इलेक्ट्रोड है इसको हम कहते हैं बच्चों एनोड, जो कैसा है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्यूब ले लिया है, कांच की बनी हुई एक नली ले ली है और उस नली के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड है नेगेटिवली चार्ज्ड और हमारा जो एनोड है बच्चों वो है पॉजिटिवली चार्ज, मतलब धनावेशित है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों। ये जो बैटरी यहां पर ली गई है ये हाई वोल्टेज की बैटरी ली गई है, हाई वोल्टेज बैटरी। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको कि भाई हाई वोल्टेज की बैटरी क्यों ले रहे हैं यहां पर। और अप्रोक्स इसका जो वोल्टेज रहता है बच्चों वो रहता है 10,000 वोल्ट।
10,000 वोल्ट की हमने यहाँ पर एक क्या लगा ली है, बैटरी लगा दी है। और इसके अलावा ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, ठीक है ना, इस ट्यूब में जो हम प्रेशर रखेंगे, यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा करके रखते हैं बच्चों, यहां पर एक क्या लगा के रखते हैं, यहां पर एक वैक्यूम ट्यूब लगा रहे हैं हम, ठीक है, चलेगा ये इधर से, यहां पर क्या लगी हुई है, एक इस तरह से यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है बच्चों, ट्यूब नहीं, वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है। अब वैक्यूम पंप से हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप से इसके अंदर जो भरी हुई हवा है उस हवा को बाहर निकालेंगे हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, हवा को बाहर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर है ना बच्चों, वो प्रेशर वेरी लो रखना है। प्रेशर कैसा करना है हमको, प्रेशर वेरी लो करना है, ठीक है। तो दो कंडीशंस का फुलफिल होना इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हाई वोल्टेज की बैटरी जिसका वोल्टेज अप्रोक्स 10,000 वोल्टेज रहेगा। सेकंड मैंने आपको कंडीशन बताई कि जो प्रेशर है वो वेरी लो रखना है। एक्चुअली में हुआ क्या बच्चों, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के प्रेशर को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, प्रेशर को घटाते गए और एक कंडीशन ऐसी आई, उन्होंने क्या देखा कि ये जो एनोड है ना बच्चों, कौन बच्चों, एनोड जो आपको दिख रहा, सॉरी कैथोड, इस कैथोड से कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं और ये रेज किधर जा रही हैं, ये एनोड की तरफ जा रही हैं, कैथोड से और एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। और इन्हीं रेज को नाम दे दिया था, क्या बोलो, कैथोड रेज नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया गया बच्चों कैथोड रेज, कैथोड किरणें, इनको नाम दे दिया। अब बात यहां पर यह आती है गुरुजी, यहां कोई सर्किट तो बना हुआ था ही नहीं, यहां कोई सर्किट था ही नहीं, तो फिर ये तो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसका पता कैसे चला बच्चों। यहां पर एक एमीटर लगा करके रखते हैं, क्या लगा देते हैं, यहां पर एक अमीटर लगा दिया गया, क्योंकि ओपन सर्किट था और ओपन सर्किट है तो करंट का फ्लो हुआ कैसे, पता कैसे चलेगा, इसके लिए हमने क्या किया, यहां पर एक एमीटर लगा दिया। बच्चों बैटरी को ऑन करने पर क्या देखा कि इनविजिबल जो रेज हैं वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं और स्ट्रेट लाइन में एनोड की तरफ जा रही हैं। लेकिन बेटा ये जो रेज है ये इनविजिबल रेज है, इनविजिबल का मतलब ये दिखने वाली आंखों से नहीं दिखेगी। तो फिर हुआ क्या सर, पता कैसे चला, फिर उनको जो साइंटिस्ट लोग थे उनको पता कैसे चला, उनको पता कैसे चला मैं बताता हूं। उन्होंने क्या किया, ये जो एनोड है ना बेटा, इस एनोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया था, ठीक है। अच्छा हिंदी मीडियम के अंदर बातें करें तो स्फुरदीप्त पदार्थ का बना हुआ एक पर्दा, एक स्क्रीन लगा दी थी, और वो स्फुरदीप्त पदार्थ का नाम याद रखना तुम, जिंक सल्फाइड। ओके, जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है, जिंक सल्फाइड का जो पर्दा होता है बेटा, वो कैसा होता है, वो स्फुरदीप्त होता है, मतलब चमक उत्पन्न करता है। जब हमारी कैथोड रेज कैथोड से निकली और ये जो एनोड है, इस एनोड में छोटे छोटे क्या बना दिए थे, छोटे छोटे छिद्र बने हुए थे बेटा। जब ये कैथोड किरणें यहां से निकली और कैथोड किरणें यहां से निकल करके तब ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से जाकर के टकराई, तो वहां पर हरे रंग की चमक उत्पन्न कर दी उन्होंने, ग्रीन जो फ्लैश है, ग्रीन फ्लैश यहां पर उत्पन्न होने लगी। जैसे ही ग्रीन चमक यहां पर उत्पन्न हुई तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में बात आई कि कोई ना कोई चीज तो है जो आकर के इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकरा रही है। तभी ये हमारा जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड का जो पर्दा है, इस पर चमक उत्पन्न हो रही है। बेटा लोगों वो क्या चीज थी, वो कौन सी रेज है जो आकर के यहां पर टकरा रही है, वो रेज है हमारी कैथोड रेज बेटा, ठीक है। तो इस तरह से किसकी डिस्कवरी हुई है, कैथोड रेज की डिस्कवरी इस तरह से हुई है। कैथोड रेज कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है, एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करते हैं कि भाई इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखो बेटा यहीं पर हम एक एक प्रॉपर्टी को हम यहीं पर समझते चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले बातें करें तो अब बेटा जानते हैं कि ये सीधी रेखा में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवलिंग कर रही हैं, कैथोड से प्रोड्यूस हुई है और एनोड की तरफ इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टी हो गई है कि ये सीधी रेखा में गमन करेंगी बेटा, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं। ओके, सेकंड बात यदि करें बेटा वो, तो ये बताओ ये धनावेशित होती है कि ऋणावेशित होती है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है,
तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा कि ये हमारी जो कैथोड रेज होती हैं ये नेगेटिवली चार्ज होती है। क्यों, कैसे प्रूव करोगे बेटा? क्योंकि यदि ये पॉजिटिवली चार्ज होती तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करती, क्योंकि समान आवेश में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। पॉजिटिव की तरफ कौन मूव करेगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपोजिट चार्ज में क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो हमारी जो कैथोड रेज है, यदि कैथोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती तो फिर पॉजिटिव की तरफ बेटा भैया मूव कर ही नहीं सकती। रिपल्सन पॉजिटिवली चार्ज होती तो रिपल्सन फोर्स लग जाता। इसका मतलब ये पक्का पक्का कैसी है? ये नेगेटिवली चार्ज है। और नेगेटिवली चार्ज है तो थॉमसन साहब ने बताया, थॉमसन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि भैया ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है, ये कैथोड रे जो बनी हुई है, ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है साहब इलेक्ट्रॉन से। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज है, तो स्ट्रेट लाइन में एनोड की तरफ क्या कर रही है? मूव कर रही है। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में यदि हम बात करें बच्चों इसकी, आइएगा, तो कैथोड रेज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? ये सीधी रेखा में गमन करती है बेटा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन। मैं थोड़ा लिखता भी चलता हूं जिससे आपको ये याद रहेगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से नोट्स को बनाना है बच्चा। सेकंड पॉइंट बेटा, अभी हमने बताया कि ये कैसी है? ये नेगेटिवली चार्ज है बेटा, ये ऋणावेशित होती है बेटा। ठीक है, थर्ड बातें करते हैं गुरुजी, ये कैथोड रे जा रही है। हाँ बेटा, ये कैथोड रे जा रही है, बिल्कुल। हमने क्या किया बेटा? हम ये जानना चाहते हैं कि कैथोड रेज में एनर्जी है या नहीं है, ऊर्जा वाली है या ये नहीं है, इनके पास ऊर्जा भी होती है क्या? तो हमने क्या किया, इनके रास्ते में एक हल्का पहिया रख दिया बेटा। क्या रख दिया? एक हल्का पहिया रख दिया, कोई व्हील रख दिया, हल्का पहिया। अब जब कैथोड रेज जाकर के इससे टकराएगी तो ये पहिया क्या करने लगेगा? ये पहिया घूमने लगता है। पहिया जो है ये घूमने क्यों लग गया? क्योंकि कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज कौन से पार्टिकल से बनी हुई है बच्चों? इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी है साहब। क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब वो पार्टिकल्स जाकर के इससे टकराएंगे तो पहिए को एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी की वजह से पहिया हमारा क्या हो रहा है? एनर्जी की वजह से पहिया घूम रहा है। यदि कैथोड रेज में भाई एनर्जी नहीं होती तो पहिया घूमा कैसे? जिसके पास एनर्जी नहीं है वो किसी को घुमा नहीं सकता, वो खुद ही नहीं घूम पाएगा, दूसरे को क्या घुमा देगा दादा? चलो, तो ये बात समझ में आ गई हमारे कि हमारी जो कैथोड रेज होती है इनके पास में क्या है बच्चों? एनर्जी है। और एनर्जी की वजह से ये जो पहिया है, इस पहिए को घुमा रही है, और इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यांत्रिक प्रभाव बेटाओ। ठीक है ना? हाँ, बीच बीच में इंग्लिश बोल देता हूं, इंग्लिश, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश के जो बैचेज है, इंग्लिश मीडियम के बैचेज वो लेता हूं, इस वजह से थोड़ा सा। ठीक है, तो बेटा लोगों को ये मैकेनिकल इफेक्ट मतलब यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती है। इनके पास एनर्जी है और एनर्जी की वजह से क्या उत्पन्न करती है? यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न कर रही है। तो तीन प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सीधी रेखा में गमन कर रही है। दूसरा, ये कैसी है बच्चों? ये नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। थर्ड प्रॉपर्टी की इनके पास में एनर्जी है, और एनर्जी की वजह से ही क्या कर रही है? ये जब किसी हल्के पदार्थ से जाकर, हल्के पहिया से जाकर के टकरा रही है तो भाई साहब पहिया क्या होने लग गया है? पहिया घूमने लग गया है। अब पहिया घूमा, इसका मतलब पक्का पक्का इनके पास में क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी की वजह से पहिया को घुमा रही है। और इस इफेक्ट को बच्चा हम क्या नाम दे रहे हैं? इस इफेक्ट को हम नाम दे रहे हैं यांत्रिक प्रभाव, मैकेनिकल इफेक्ट। बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी पर चल रहे, चौथे गुण पर चल रहे हैं। आप इसका अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। पक्का पक्का कह रहा हूं, पक्का मान लीजिएगा, पक्का मान लीजिएगा। ठीक है, समझ में अच्छे से आ रहा है तो एक बार बोल दीजिएगा राधे राधे बच्चों। ओके, हाँ चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे बच्चों, फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं। हमने क्या किया बच्चों? ये हमारी जो है
कैथोड रेज ये हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करती हैं, ये ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है, ये हीट उत्पन्न करती है बेटा। ये हीट उत्पन्न कैसे करती है, आइएगा बातें करते हैं। बेटो एक बात बताओ, मेरे मान लो कोई हमारे पास में कोई क्या है बेटा, मान लो हमारे पास कोई रॉकेट है बेटा, कोई रॉकेट है बेटा, ठीक है। ये एक कच्चा सा रॉकेट अपन बना लेते हैं जी। ये मान लो ये कोई ऐसा अपने रॉकेट बना लिया यार, इसे मान लो, ठीक है, ऐसे कोई रॉकेट है। अब मैंने क्या किया, यहां पर किसी आदमी को बांध दिया, रॉकेट के टॉप पर मैंने किसी आदमी को क्या कर दिया बेटो, रॉकेट के टॉप पर किसी आदमी को क्या कर दिया, बांध दिया मैंने, ठीक है। आप बताओ मेरे को, यदि रॉकेट के टॉप पर मैं किसी आदमी को बांध दूंगा क्या होगा, मर जाएगा। अच्छा बेटा कह रहे हैं कि गुरुजी वायु दाब की वजह से मर जाएगा। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कम होगा, नहीं मर जाएगा, नहीं मरेगा। हाँ मरेगा तो सही, लेकिन रीजन ये नहीं है, दाब वाली बात तो खैर बनेगी नहीं, वो तो दाब से पहले ही मर जाएगा ऐसे। चलो मैं बताता हूं ये क्यों मरता है, ठीक है, समझो। क्योंकि बेटा ये जो रॉकेट जा रहा है ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जा रहा है। अब ये जो आदमी यहां बैठा हुआ है, ये आदमी हवा के कणों से टकराएगा, ठीक। इस तरह से यहां पर बेटा हवा के कण है, एयर है, और एयर के जो पार्टिकल से, हवा के जो पार्टिकल से, उनसे जाकर के टकराएगा। और जब जाकर के टकराएगा, जब भी टक्कर करेंगे पार्टिकल्स में, कणों में जब टक्कर होगी, जब ये वायु के जो कण इस व्यक्ति से टकराएंगे तो हीट उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। और हीट उत्पन्न होने की वजह से ये जो व्यक्ति है ना, ये बेचारा ये जल के मर जाएगा रे, ये जल के मर जाएगा रे। कौन सा इफेक्ट है, ये हीटिंग इफेक्ट है, तापमान उत्पन्न कर रही है ये। तो हमारी कैथोड किरणें बच्चों कौन सा इफेक्ट उत्पन्न कर रही है, हीटिंग इफेक्ट, ओके। ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है ये। चार प्रॉपर्टी मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, चारों प्रॉपर्टी बिल्कुल बेटाओं को याद हो जानी चाहिए, पक्का चलेगा बच्चों। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी लेते हैं, आइएगा। बातें ये करते हैं गुरुजी, ये बताओ कि ये कैथोड रेज है, हाँ बेटा ये कैथोड रेज है। हमने क्या किया बच्चों, इस कैथोड रेज को हमने किसी मेटल फॉइल पर डाला बेटा। ये थिन मेटल फॉइल ले ली मैंने, पतली धातु की परत है बेटा। थिन मेटल फॉइल का मतलब बिल्कुल पतली, मैंने कोई धातु की परत ले ली, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया जी, है ना, या मैंने बेरिलियम ले लिया, कोई हल्की धातु ले ली। और हल्की धातु पर क्या किया, कैथोड रेज को डाला मैंने भाई, कैथोड रेज की टक्कर करवाई हल्की धातु पर। बेटाओ अभी मैंने बताया था कि कैथोड रेज जो होती है इनके पास एनर्जी होती है, और एनर्जी होने की वजह से क्या करेंगे, ये कैथोड रेज जो है ना, ये जो थिन मेटल फॉइल है, पतली जो धातु की जो परत है, इस धातु की परत को भेद करके कहां निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। मतलब कहने का ये हुआ कि ये हमारी जो किरणें हैं बच्चा, ये कौन सा प्रभाव उत्पन्न कर रही है, ये भेदन प्रभाव उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पतली मेटल की जो फॉइल है, पतली जो मेटल फॉइल है, उसको क्या कर देंगी, भेद देंगी, आर पार बाहर निकल जाएंगी तीर की तरह। पक्का चले मजा, ठीक। आइएगा बेटा लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं हम। और आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने साथियों के साथ में जरूर इसको शेयर किया करो बेटा, ठीक है ना। हम यहाँ पर बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को, इसके अलावा भी अदर लेक्चर्स भी यहाँ पर आएंगे, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। और बेटा मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि केमिस्ट्री चाहे और भी जो सब्जेक्ट है, शानदार तरीके से यहाँ पर आपको करवाया जाएगा बेटा, ठीक है। चलो अब नंबर 6 पॉइंट ये ले रहे हैं गुरुजी, थिन मेटल फॉइल नहीं लेता, क्या लेता भाई, मैं हैवी मेटल फॉइल लेता सर। हैवी मेटल फॉइल, भारी धातु की परत लेता सर मैं। हैवी मेटल ले रहा हूं सर, आप जैसी नहीं ले रहा पतली, तो मोटी ले रहा हूं सर मैं। आप तो अपनी बातें करते हो, बस पतली ले ली, इस बार मोटी लेते हैं, ठीक है भाई मोटी ले ली। अब हमने क्या किया, ये तो हमारी भारी धातु की परत है बेटाओ, जैसे कॉपर है या फिर बेटाओ गोल्ड है, ये हैवी मेटल्स होती है बेटाओ, ठीक है। डी ब्लॉक के अंदर हम हैवी मेटल्स के बारे में बातें करेंगे। तो हैवी मेटल्स पर जब मैं इसको डालूंगा तो ये हैवी मेटल को पेंट्रेट नहीं कर पाएगी, हैवी मेटल से बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर क्या होगा, फिर बच्चों यहां से प्रोड्यूस होती है, यहां से उत्पन्न होने लगती है एक्स किरणें बच्चों, यहां से उत्पन्न होती हैं बच्चों
एक्स किरणें, ठीक है, जिनके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, डेविसन जर्मर के एक एक्सपेरिमेंट में आप पढ़ेंगे कि एक्सरेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी, एक्सरे की खोज कैसे हुई थी। तो एक्सरे की खोज कैसे हुई आपको अच्छे से समझ में आया। हमने क्या किया, हमने हैवी मेटल लिया और हैवी मेटल पर हमने इलेक्ट्रॉन कह दो चाहे तो, और चाहे क्या कह दो, कैथोड रेज कह दो। हाई स्पीड वाले जो कैथोड रेज है, हाई स्पीड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स की हमने साहब बरसात करवा दी, किस पर, इस हैवी मेटल पर। और जब हैवी मेटल पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बौछार करवाएंगे तो फिर यहां से एक न्यू टाइप की रेज उत्पन्न होगी, और उस रेज को ही तो कह रहे रे भाया एक्स रेज। उनको ही हम क्या कह रहे हैं, कैथोड किरणें जब टकराएंगी तो कौन सी किरणें उत्पन्न हो गई, एक्स किरणें उत्पन्न हो गई। तो ये हमारी 6 पॉइंट हो गई, 6 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से मेरे बेटाओं को याद हो गई होंगी, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट पर चल ले, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बात ये करते हैं, अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से बताया था बेटाओ, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, ये हमने गिलास की ट्यूब ली थी, कांच की ट्यूब, जिसको हम विसर्जन नलिका कह रहे थे। विसर्जन नलिका में ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे थे और ये हाई वोल्टेज की साहब लगा रखी है, क्या, बैटरी। ओके, वोल्टेज की वैल्यू मैंने आपको बताई है बेटा, मैंने ये 10,000 वोल्टेज की बैटरी रहती है। लो प्रेशर हम यहां पर रखेंगे, जो ये नली है, इस नली में दाब बहुत कम रखते हैं। और दाब कितना रखते हैं गुरुजी, लगभग बेटा मेरे यहां रखते हैं 10 टू द पावर -2 mm ऑफ Hg से 10 टू द पावर -4 mm ऑफ Hg बेटा, ठीक है। mm ऑफ Hg क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर की यूनिट है, समझ गए। एटीएम हो गया, इसके अलावा mm ऑफ Hg हो गया, बार है, ये क्या है, किसकी यूनिट है, ये प्रेशर की यूनिट है बेटा। अब बात ये करते हैं, हमारी जो कैथोड रेज है, हमारी जो कैथोड रेज है, या कहीं साहब की इलेक्ट्रॉन जो है, इनके ई बाई एम की बातें करते हैं बेटा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सीरियसली देखना, यहां से क्वेश्चन नीट में, जेई में बहुत अच्छे बनते हैं। ई बाई एम बेटा, ठीक है, आप ई बाई एम लिख दो। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम बातें करें विशिष्ट आवेश के बारे में, स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। और विशिष्ट आवेश का सूत्र होता है बेटो, आवेश बटे द्रव्यमान, चार्ज अपॉन मास को अपन बोलते हैं विशिष्ट आवेश, ठीक है। तो विशिष्ट आवेश बराबर क्या हो गया बेटा, चार्ज को प्रदर्शित कर दो Q से और द्रव्यमान को प्रदर्शित कर दो M से, ठीक। तो ये विशिष्ट आवेश का सूत्र हो गया है, आवेश बटे द्रव्यमान। अब बेटाओ इनका जो विशिष्ट आवेश होता है, किनका, किनका जी, कैथोड रेज का जो विशिष्ट आवेश होता है, अभी हमने नली ली थी, पता है आपको, क्या नाम दे रहे थे, विसर्जन नलिका नाम दे रहे थे, या कैथोड किरण नलिका नाम दे रहे थे। उस नलिका में जो हमने गैस भरी थी, उस गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, गैस की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब, आप नलिका के अंदर जो हमने विसर्जन नलिका कांच की ली थी, उस कांच की नली में कोई भी गैस भर दीजिएगा, कैथोड किरणों के लिए विशिष्ट आवेश का जो मान है वो चेंज नहीं होगा साहब, वो हमेशा कैसा रहेगा, नियत रहेगा। क्यों रहेगा गुरुजी, गुरुजी क्यों रहेगा नियत, क्योंकि बेटा वो नियत इसलिए रहेगा, इससे ये कंक्लूजन निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है, और एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है नीट के अंदर, यहां से थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि हमारी जो कैथोड किरणें हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, इसके विशिष्ट आवेश का मान, इसके आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है, चार्ज टू मास रेशियो जो है, वो नियत क्यों रहता है, वो गैस की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर क्यों नहीं करता। तो हम कहेंगे साहब इसलिए नियत रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये सभी पदार्थों का अवयवी कण है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों में पाया जाने वाला, समान प्रकार से सभी पदार्थों में पाया जाने वाला कण है, एक ऐसा ऋणावेशित कण है ये इलेक्ट्रॉन, जो सभी मेटर्स में, सभी पदार्थों में पाया जाता है। चाहे कोई भी पदार्थ हो, इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन चेंज होने वाला है नहीं। इसलिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन के जो विशिष्ट आवेश का मान होता है, वो इस नली में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। आप चाहे जो गैस इस नली में भर दीजिएगा, लेकिन इनके विशिष्ट आवेश का मान ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, हमेशा नियत रहेगा।
जानना ये चाहते हैं कि इनके विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है। आइएगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं हम, और इसके विशिष्ट आवेश के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, बट हम पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर लेते हैं। स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताओ। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, विशिष्ट आवेश कैसे निकालते हैं बच्चों? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, तक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चों बताइएगा मेरे को? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ये चार्ज होता है बेटो। ठीक, और हमने मास से डिवाइड करना है इसको द्रव्यमान से। द्रव्यमान बताओ कितना है बेटे इसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। चार्ज मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है बच्चा, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास है। 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम ये द्रव्यमान है बेटा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले घातों को ऊपर ले जाएंगे बेटा, ठीक है? -31 को ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करना सीख लो। -31 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये प्लस का 31 बन जाएगा। माइनस का 19 है और प्लस का 31 है, तो बताओ 31 में से 19 गया, कितना बच गया? 12 बच गया। किसका? प्लस का, क्योंकि प्लस की घात 31 है ना, तो 10 की घात 12 आ गया बेटा ये। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा बेटा। लो देखो, और 16/91 करेंगे, ओके? 16 में तो 91 का 91 का भाग लगाएंगे अपन, जो यहां से आएगा 0.175। 0.175, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ये आंसर आ गया 0.175 इंटू 10⁻12। यूनिट बताओ बेटा, ऊपर देखो कूलाम, नीचे देखो बेटा किलोग्राम, तो ये यूनिट हो गई इसकी कूलाम पर किलोग्राम के अंदर हमने विशिष्ट आवेश को ज्ञात किया है। इसको पॉइंट को एक संख्या आगे शिफ्ट करके भी लिख सकता है, तो इसको इस तरह से भी ऑप्शन में लिख सकता है बच्चों, 1.75 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम पर केजी। बात क्लियर है? पॉइंट को आगे बढ़ा दिया यार, पावर को एक घटा दिया मैंने, 12 से 11 कर दिया है। क्यों? क्योंकि पॉइंट 175 को क्या बना दिया मैंने? 1.75 बना दिया। पॉइंट को एक संख्या आगे खिसकाऊंगा तो धनात्मक घात क्या हो जाएगी? 1 घट जाएगी, तो 12 से 11 हो जाएगी। तो ये मान हमेशा याद रखो। नीट के अंदर ये कई बार पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान बताओ, स्पेसिफिक चार्ज, और ऑलवेज कैसा रहेगा? हमेशा कैसा रहेगा? नियत रहेगा, पक्का, कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। चाहे आप गैस कोई सी भी भरो विसर्जन नलिका में, लेकिन इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का जो मान है वो कभी भी परिवर्तित होने वाला नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये हमने बातें किसके बारे में कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन के बारे में, या कहीं हम कैथोड रेज के बारे में बेटा वो बातें कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गुरुजी? मैंने आपके लिए E/M सिखा दिया बेटा, मैंने आपको कैथोड किरणों की प्रॉपर्टीज सिखा दी बेटा, कैथोड किरणों के गुण क्या हैं। ठीक, एक बार और आप मेरे को रिकैप कर सकते हो? एक बार और मतलब रिवाइज कर सकते हो? पक्का? चलो बताओ, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था? ये सीधी रेखा में गमन कर रही है, पक्का पक्का। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों? कि ये ऋणावेशित होती है। तीसरा पॉइंट हम ये भी बना सकते हैं भाई, ऋणावेशित क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, इनके अंदर जो पार्टिकल है, ये थॉमसन ने बताया था। इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, ये किसने बताया था जी? थॉमसन ने बेटा। ठीक है, फोर्थ, ये यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न कर रही है। यांत्रिक प्रभाव का याद है ना? पहिया घुमा रे पहिया घुमा रे, यांत्रिक प्रभाव आया रे। ओके, नंबर 5 बेटा, ये ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न कर रही है। उसमें प्रभाव याद है? रॉकेट के ऊपर आदमी को बांध दिया, ऊपर ले गई, समझ गए? जब कण आपस में टकराएंगे तो क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी बेटा। नंबर 6 क्या बताया था बच्चा मेरे? कि भेदन प्रभाव उत्पन्न करती है। हल्की यदि परत होगी, धातु की हल्की परत, तो उसको भेद जाएंगी, और हैवी परत होगी तो वहां पर कौन क्या उत्पन्न करेंगी? हैवी परत पर एक्स किरणें, यदि भारी परत पर टकराएंगी तो एक्स किरणें। और एक पॉइंट और याद करो, मैंने अभी स्फुरदीप्त पदार्थ बताया था बेटा, स्फुरदीप्त जिंक सल्फाइड, और उस जिंक सल्फाइड पर कैसे रंग की चमक उत्पन्न कर रही थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैसे रंग की चमक उत्पन्न करेंगे, ये हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है बेटा।
और एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इनके ई बाई एम का जो मान होता है, इनके विशिष्ट आवेश का जो मान होता है, वो विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। कोई भी गैस भर देंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान कैसा रहेगा? नियत रहेगा। कितना रहेगा बोलो? 1.75 इंटू, अभी लिखा, अच्छा इधर से हट गया, लो दोबारा लिख दो बेटा, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी बेटा। और ये हमेशा कैसा रहना है? ये हमेशा नियत रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों का, सभी मेटर्स का क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। अभी अभी कण है बेटा, सब में पाया जाएगा, दुनिया का कोई भी हो, सब में इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, ये हमने कंप्लीट बातें की है बेटो। हम कल की क्लास में बातें करेंगे एनोड किरणों के बारे में। हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे प्रोटॉन के बारे में। आज की तो क्लास थी हमारी इलेक्ट्रॉन को लेकर के थी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, कैथोड रेज क्या है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, और इसके अलावा हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट एक देखा है, ई बाई एम। ओके, चार्ज टू मास रेशियो की बातें की है, विशिष्ट आवेश के बारे में बातें की है बेटा। कल हम एनोड किरणों के गुणों को देखेंगे, एनोड किरणें और प्रोटॉन के बारे में कल जानकारी लेंगे हम। ठीक है, बाकी की चर्चाएं कल करेंगे बच्चों। राधे राधे, धन्यवाद।